हेलो गाइस, दिस इज सुमित। आई वेलकम यू ऑल टू द रैंक सिक्योर आईएएस एकेडमी। दोस्तों, आप देख रहे होंगे हमारे चैनल पे जो अलग अलग सब्जेक्ट्स की सीरीज हमने शुरू की है, उसमें से एक जो सब्जेक्ट्स फिलहाल मैं ले रहा हूँ वो है पॉलिटी। पॉलिटी में हमने शुरू किया था 9th एनसीईआरटी से, 10th हमने फिनिश किया, 11th के हमने 3 चैप्टर्स फिनिश कर चुके हैं। अभी हमारा कल जो हुआ था एग्जीक्यूटिव, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर्स हम देखने वाले हैं लेजिस्लेचर और जुडिशरी। दोस्तों, एक जो न्यू कमर्स है या फिर अभी जो प्रिपरेशन के दौर में है, उनको एक डाउट होता है हमेशा कि एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है क्या। हम एक लक्ष्मीकांत भी तो पढ़ लेंगे, तो फिर क्या ज़रूरत है एनसीईआरटी पढ़ने की। तो दोस्तों, सब्जेक्ट पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, एनवायरमेंट या फिर कोई भी स्टैटिक सब्जेक्ट हो यूपीएससी का, प्लीज़ एनसीईआरटी को आप निगलेक्ट मत कीजिए। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं प्रीवियस ईयर यूपीएससी मेंस में पूछे गए क्वेश्चंस के द्वारा कि एनसीईआरटी पढ़ना क्यों जरूरी होता है। तो ऑफ कोर्स लक्ष्मीकांत या फिर कोई भी जो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स है वो तो आप पढ़ो, लेकिन एनसीईआरटी विल नॉट टेक योर मच टाइम। अभी इस सीरीज में जो मैंने अभी तक कंप्लीट किया 9th 10th और 11th के कुछ चैप्टर्स, सो उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस में आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, बिफोर आई बिगिन माय सेशन, अगर आप में से किसी को अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, सो यूज रेफरल कोड रैंक10 एंड यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑल्सो। सो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। अभी जो डाउट आपको रहता है कि बहुत ही बेसिक लगता है एनसीईआरटी कि क्या सर बहुत ही सिंपल है, वही सेम लैंग्वेज, क्या ज़रूरत है पढ़ने की, लक्ष्मीकांत पढ़ लेते। सो बच्चों, थोड़ा ये क्वेश्चंस देख लो। ये मेरे अपने खुद के क्वेश्चंस नहीं है, ये यूपीएससी ने फ्रेम किए हुए क्वेश्चंस है। तो चलो शुरू करते हैं। मैंने 2013 से लेके 2019 तक कि जो यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछे गए थे पॉलिटी के, देखो इसमें सारे क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जो ऑलरेडी हमने अभी तक के सीरीज में उस टॉपिक पे डिस्कस किया था। सो जो स्टूडेंट्स मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं इस सीरीज में पूरे, उनको ये समझने में कोई मुश्किल नहीं होगा। तो चलो, ये क्वेश्चन है, डू यू थिंक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स, रेदर इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंस। सो दोस्तों, चेक एंड बैलेंस का शब्द का इस्तेमाल कितने बार किया था मैंने? 3 से 4 बार हमने ये डिस्कस किया था। तो देखो, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। जो हमने ऑर्गन्स ऑफ डेमोक्रेसी देखे थे उसमें हमेशा मैंने कहा था कि जुडिशरी हो या फिर एग्जीक्यूटिव। तो ये जो है जुडिशरी एग्जीक्यूटिव की देखो, कल हमने जो एग्जीक्यूटिव का चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें भी आपको याद होगा कि ये चेक और बैलेंस का जो काम है वो हमेशा चलते रहता है। तो ये चेक एंड बैलेंस के प्रिंसिपल पे चलता है। एनसीईआरटी में इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया था, एंड आई थिंक जो अभी तक हमने डिस्कस किया है बेसिक, ऑन दैट बेसिस ये 10 मार्क्स के लिए आप लिख सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होना चाहिए। और ऑफकोर्स किसी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक में जो कंटेंट है तो वो सही तो होगा ही, लेकिन बेसिक एनसीईआरटी अगर आपने सही पढ़ा है तो 10 मार्क्स के लिए जो यूपीएससी ने 2019 में ये सवाल पूछा था, ये आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो आई होप दोस्तों ये आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। और जिन्होंने, जैसे मैंने कहा कि ये सीरीज पूरा देखा है, तो हमने चेक और बैलेंस की बात की है। ऐसा सेपरेशन नहीं है हमारे जो डेमोक्रेसी के ऑर्गन्स है उनमें, बस वो एक दूसरे का चेक बैलेंस करते हैं। चेक एंड बैलेंस माने क्या कि अगर पार्लियामेंट ने कोई डिसीजन ले लिया तो जुडिशरी जो है उस पर अपना ध्यान रखता है, अगर गलत है तो उस पर होल्ड जाएगा, होल्ड पे रखेगा। वो पूछेगा पार्लियामेंट को कि कौन से बेसिस पे आपने ये डिसीजन लिया। तो एक दूसरे का चेक एंड बैलेंस का काम जो ये करते रहते हैं। हमने ये भी देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व होता है, इलेक्शन कमीशन की हमने बात की थी। तो ये जो दोस्तों बेसिक चीज़ें जो है हमने एनसीईआरटी में देखी थी, और 10 मार्क्स के लिए आप इजीली लिख सकते हो। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय द फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसी मेकर्स इन इंडिया एंड हाउ इफेक्टिव आर दीज मेथड्स। तो क्वेश्चन ये है कि फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस ने ऐसे कौन से स्टेप्स उठाए थे कि वो पॉलिसी मेकर्स जो है इंडिया के, उनके ऊपर इन्फ्लुएंस डाल सके। अभी आपको लगेगा सर आपने तो कभी भी हमारे साथ डिस्कशन नहीं किया था अभी तक के एनसीईआरटी में फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, मैंने फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आपके साथ डिस्कशन नहीं किया है, लेकिन आपको याद होगा मैंने मोमेंट्स, प्रेशर ग्रुप्स, ये चैप्टर आपको पढ़ाया था। तो उसमें जो मैंने कहा था कि मोमेंट्स और प्रेशर ग्रुप्स किस तरीके से काम करती है,
तो ये जो फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन है इनकी जो मूवमेंट्स थी, अभी मैं एक केस स्टडी कहूँ महाराष्ट्र का, तो जो पैदल चल के मुंबई में आए थे कैपिटल में, स्टेट कैपिटल में, और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वो एक तरीके का मूवमेंट है। उसके बाद एक दूसरा केस स्टडी जो इंडियन पार्लियामेंट के बाहर तमिलनाडु के फार्मर्स ने एक प्रोटेस्ट किया था। तो इस तरीके के जो मोमेंट्स है जिसके ऊपर हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी, और इस मोमेंट से जो लीडरशिप सामने आता है या फिर जो पीपल प्रोटेस्ट है वो हाईलाइट किया जाता है मीडिया द्वारा। अभी कल के एक क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा, मैंने कल जो एक सेशन लिया था क्वेश्चन आंसर न्यूज़पेपर के ऊपर, तो मैंने सोशल मीडिया के ऊपर भी एक क्वेश्चन डाला था कि सोशल मीडियाज आर बिकमिंग अ मोर रिलायबल प्लेटफॉर्म फॉर द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये जो मोमेंट्स है, तो भले ही वो फार्मर्स मूवमेंट हो या कहीं और, तो उसको एक प्लेटफॉर्म मिलता है सोशल मीडिया पे। तो ये भी कल हमने डिस्कस किया था दोस्तों। तो मोमेंट्स और प्रेशर ग्रुप का जो हमने चैप्टर डिस्कस किया था प्रीवियस एनसीईआरटीज में, उसके ऊपर आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Parliament's power to amend the constitution is limited power and it cannot be enlarged into absolute power. In the light of this statement, explain whether Parliament under Article 368 of the Constitution can destroy the basic structure of Constitution by expanding its amending powers. तो देखो आर्टिकल 368 एज इट इज मैंने आपके साथ बिल्कुल डिस्कस नहीं किया है, मैं एग्री करता हूं, लेकिन दोस्तों ये जो पार्लियामेंट की पावर है, अभी इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अमेंडमेंट करने का जो पावर है पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन में, वो लिमिटेड है, ठीक है, और इसको वो एनलार्ज एब्सोल्यूट पावर नहीं कर सकता है। और ये अभी तक के जितने एनसीईआरटीज हमने 9, 10 और 11 के कल तक के चैप्टर में हमने डिस्कस किया है कि जुडिशरी का एक रोल होता है। मैंने आपको कहा था, शब्द का इस्तेमाल किया था, अंपायर के रोल में होता है, वॉच डॉग होता है, वो उसका ध्यान होता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको वो धक्का नहीं पहुंचा सकता है। और जो हमारा अपकमिंग 11th का एक चैप्टर है जिसमें हम केशवानंदा भारती केस जो है डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, उसमें ये सारे पॉइंट्स कवर होंगे। सो दोस्तों ये जो बेसिक है इसका हमने ऑलरेडी एनसीईआरटी में देखा था। सो आई होप ये 3 क्वेश्चन से आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि एनसीईआरटी पढ़ना क्यों जरूरी है लक्ष्मीकांत या किसी और रेफरेंस बुक से पहले। क्योंकि दोस्तों ये बेसिक चीजें जो है ना, आपको जब एनसीईआरटी से आप समझ लेते हो तो बड़ी बुक कोई भी है, रेफरेंस बुक, वो पढ़ते वक्त आपका जो है अच्छा होल्ड उस पर आ जाता है। और देखो आई एम श्योर कि जिन्होंने क्लास 1 से मेरे कल तक के सेशन अटेंड किए हैं, ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर का स्ट्रक्चर तो आप बना ही लोगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कंप्लीट एज इट इज आप मुझे 10-15 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस के आंसर्स लिख के दोगे, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या कंटेंट होना चाहिए आंसर में, वो आप एनसीईआरटी के बेसिस पे लिख सकते हो। तो चलो दोस्तों बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगला स्लाइड में फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड यूएसए आर द 2 लार्ज डेमोक्रेसीज, एग्जामाइन द बेसिक टेनेंट्स ऑन विच 2 पॉलिटिकल सिस्टम्स आर बेस्ट। दोस्तों याद है कल परसों के सेशन में और इवन इसके पहले के एनसीईआरटीज में भी हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये सारा जो है हमने डिस्कस किया था। तो इसी बेसिक थ्योरी के ऊपर ये जो है क्वेश्चन है। एंड ऑफ कोर्स आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो और डिटेल में आप ये आंसर सही से लिख पाओगे, लेकिन एक बेसिक आंसर का स्ट्रक्चर समझने के लिए एनसीईआरटी जरूरी होते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन इस स्लाइड का हम देखेंगे, हाउ डू प्रेशर ग्रुप्स इन्फ्लुएंस इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस? Do you agree with this view that informal pressure groups have emerged as powerful as a formal pressure groups in recent year? तो देखो प्रेशर ग्रुप्स का इन्फ्लुएंस इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस पे क्या होता है, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था एनसीईआरटीज में। आई एम श्योर आपको याद आ रहा होगा जब मैंने वो चैप्टर लिया था। बाद में ये सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, डू यू एग्री विद दिस व्यू दैट इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स हैव इमर्ज्ड एज पावरफुल एज फॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स इन रिसेंट ईयर्स? तो देखो इसमें थोड़ा सा आपको जो है एनसीईआरटी से बाहर निकल के जो आपका न्यूज़पेपर रीडिंग है, जो आपका जनरल ऑब्जर्वेशन है और जो करंट सिनेरियो में जो अभी चल रहा है अपने कंट्री में, उसको देखते हुए आपको ये आंसर लिखना है। तो जैसे कि आज का मेरा सेशन क्वेश्चन और आंसर के स्ट्रक्चर के ऊपर नहीं है, मैं आज आपको बस ये रियलाइज करा के देना चाहता हूं कि यह यूपीएससी के क्वेश्चंस है, ये मेरे अपने खुद के बनाए नहीं है। तो दोस्तों ये यूपीएससी के क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है और उसके बेसिस पे आप ये आंसर्स लिख सकते हो। और जैसे क्वेश्चन आंसर का होता है, जैसे मैंने कल डिस्कस किया था,
आई प्रॉमिस यू कि हमारे पॉलिटी के सीरीज के बाद में ओवरऑल यूपीएससी के सारे क्वेश्चंस और दूसरे भी मैं क्वेश्चंस जो मैंने फ्रेम किए हैं वो आपके साथ में डिस्कस करूंगा। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इस स्लाइड का, उसमें क्या लिखा है। टू इनहांस द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज प्रपोज्ड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन 2016. What are the suggested reforms and how far are they significant to make democracy successful? दोस्तों मैंने परसों के क्लास में आपको कहा था कि मैं आखिरी सेशन क्लास का जो है वो इंटरैक्टिव रखना चाहता हूं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। इलेक्शन कमीशन की पावर कैसा काम करती है, उनका फंक्शनिंग क्या होता है। इलेक्शन कमीशन जो है उसका खुद का इतना ज्यादा स्टाफ नहीं है, पर जो बाकी की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है अपनी कंट्री की उसका वो कंट्रोल ले लेती है। मैंने आपको क्लास में ये भी बताया था कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर से उनका ट्रांसफर रोकना हो या उनके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना हो, ये पूरा अधिकार इलेक्शन कमीशन के पास आ जाता है। एंड सिंस लास्ट 2 डिकेड्स इलेक्शन कमीशन इज रियली गिविंग जस्टिस टू द डेमोक्रेटिक वैल्यूज और किसी पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस में वो नहीं आ रही है। तो ये सारे पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। अभी बात रही इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, तो एनसीईआरटी में कुछ कुछ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स दिए गए थे। बाकी के जो है आपको एडिटोरियल्स के द्वारा जो कुछ डिबेट्स आप देखोगे, एकेडमिशियंस के कुछ आर्टिकल्स आप ब्लॉग आप पढ़े हुए, अभी उसके लिए हर कोई एकेडमिशियन को ढूंढ के ब्लॉग पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने बेसिक एनसीईआरटी पढ़ा है और हमारे रूटीन न्यूज़पेपर के जो कुछ आर्टिकल पढ़े होंगे तो आप इस आंसर का स्ट्रक्चर बिल्कुल सही से बना सकते हो। तो ये रिफॉर्म्स के लिए दोस्तों एनसीईआरटी देखो एक्टिविटी देता है या फिर आपको स्कोप देता है सोचने के लिए कि क्या होने चाहिए। सो ऑन दैट बेसिस आप जो है ये इसका आंसर का स्ट्रक्चर बना सकते हो। सो आई एम श्योर कि जिन्होंने क्लासेस अटेंड किए होंगे उनको ये टॉपिक जो है रिकॉल हो रहे होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, जो कोई नए स्टूडेंट्स है आज फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के सेक्शन में जाइए तो वहां पे आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक हमारे वीडियोस का पूरा लिस्ट मिल जाएगा। तो आप सीरीज में हमारे सारे लेक्चर्स देख सकते हो, पॉलिटी, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, आरती मैम के जितने भी हमारे क्लासेस अभी तक हुए, तमिलनाडु हिस्ट्री बोर्ड का अभी हमारा एक सीरीज चल रहा है वो भी आप देख सकते हो, एसएनटी का आप सेशंस देख सकते हो, तो आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन ये है, इन एब्सेंस ऑफ वेल एजुकेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड लोकल लेवल गवर्नमेंट सिस्टम, panchayats and samitis have remained mainly political institutions and not effective instruments of governance. क्रिटिकली डिस्कस। देखो पंचायत राज और पंचायत सिस्टम के ऊपर, उनके फंक्शनिंग के ऊपर मैंने डिस्कस किया था दोस्तों। अभी क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो वेल एजुकेटेड लोग हैं उनका पार्टिसिपेशन उतना ज्यादा नहीं हो पा रहा है, इसलिए जो लोकल गवर्नमेंट है, पंचायत एंड समितिज, वो एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की तरह ही इमर्ज हो रही है, क्योंकि आम आदमी का जो सहभाग है उसमें उतना इफेक्टिव नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों इसके लिए जो है आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना है इस आंसर को लिखने के लिए। बट डेफिनेटली जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो उसके बाद आप जब इस टॉपिक के ऊपर हिंदू में जो है कुछ महीने पहले 2 से 3 आर्टिकल आ गए थे, एक्सप्रेस में इसके ऊपर आर्टिकल था, तो वो पढ़ के इसका जो है आंसर आप लिख सकते हो। सो दोस्तों जरूरी नहीं है कि हर वक्त आपको आंसर्स लिखने के लिए कोई स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स ही पढ़ी होनी चाहिए। बेसिक एनसीईआरटी और उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एक्सपर्ट्स के अगर आप एडिटोरियल्स पढ़ते हो, कुछ न्यूज देखते हो आप, जैसे कि राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी के कुछ डिबेट्स, सो डेफिनेटली यू कैन क्रिएट अ वंडरफुल आंसर स्ट्रक्चर। आगे का क्वेश्चन देखेंगे अभी। Though the federal principle is dominant in our constitution and that principle is one of its basic feature, but it is equally true that federalism under the Indian constitution leans in favor of a strong center, a feature that militates against the concept of strong federalism. Discuss. तो फेडरलिज्म, फेडरल स्ट्रक्चर, हमारा सेंटर स्ट्रांग है, इसके ऊपर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन था यूपीएससी ने ये 2016 का ये क्वेश्चन था, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आप एनसीईआरटी का जो हमने सेंटर स्टेट रिलेशन, फेडरल स्ट्रक्चर, क्वासी फेडरलिज्म, ये जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे, ऑन दैट बेसिस यू कैन मेक द स्ट्रक्चर, आंसर का जो स्ट्रक्चर है वो आप बना सकते हो। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रेशर ग्रुप पॉलिटिक्स इज समटाइम्स सीन एज द इनफॉर्मल फेस ऑफ पॉलिटिक्स।
विथ रिगार्ड्स टू दी अबव असेस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ प्रेशर ग्रुप्स इन इंडिया। तो मैंने ऑलरेडी प्रेशर ग्रुप्स के ऊपर एक 20 मिनट्स तक आपके साथ वो टॉपिक डिस्कस किया था। मैंने आरएसएस और जो बाकी के ऑर्गेनाइजेशन से उनके केस स्टडी के कॉन्टेक्स्ट में भी आपको एक्सप्लेन किया था। जो हमने बाकी के कंट्रीज उनके जो कुछ केस स्टडीज देखे थे, वहां के जो प्रेशर ग्रुप्स है, फेडकॉर, आपको याद होगा फेडकॉर, याद आ रहा है कौन से कंट्री का हमने देखा था? वाटर वॉर जो प्रोटेस्ट हुआ था, याद कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए फेडकॉर कौन से कंट्री से रिलेटेड था, कमेंट में जरूर बताना। तो फेडकॉर का मैंने एक आपको एक इंटरकॉन्टिनेंटल एग्जाम्पल दिया था, एक केस स्टडी, और इंडिया में भी जो मैंने आपको है केस स्टडीज बताए थे। सो दोस्तों प्रेशर ग्रुप का जो हमने एनसीईआरटी में चैप्टर पढ़ा था, उस बेसिस पे आप बहुत इसका अच्छा एक आंसर का स्ट्रक्चर जो है क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो थे 2013 से लेके 2019 तक, लास्ट ईयर तक के अभी तक के जितने भी मैंने चैप्टर्स पढ़ाए थे उसके ऊपर के ये क्वेश्चंस थे। मेरा इंटेंशन यही था दोस्तों बताने के लिए कि अगर आपको लग रहा होगा कि नहीं एनसीईआरटी है, हम जब लक्ष्मीकांत की सीरीज शुरू होंगी तब हम देख लेंगे, अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है। सो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मैं यूपीएससी के वेबसाइट पे जाइए या फिर आपको गूगल पे मिल जाएंगे, पर्सनली आप खुद होके चेक कीजिए कि ये जो टोटल क्वेश्चंस मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस किए, ये सारे आप चेक कीजिए। ये यूपीएससी ने जो पूछे गए हैं एज इट इज मैंने आपके सामने रखे हैं, और ये एनसीईआरटी बेस्ड है ये क्वेश्चंस। डू यू एग्री विथ मी और नॉट? अगर आप मुझसे एग्री करते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि ये जितने भी हमने एनसीईआरटीज देखे हैं, देखो 11th का एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको 8, 9, 10 का स्किप करना है। 9, 10 के इसीलिए मैंने क्लासेस लिए, 11th के हमारे चैप्टर्स हुए हैं। और दोस्तों जब अपना 11th और 12th के एनसीईआरटी फिनिश हो जाएंगे, उसके बाद में फिर से ये यूपीएससी के प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ताकि आपको फिर से कंफर्मेशन हो जाए कि एनसीईआरटीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो दोस्तों कंक्लूजन ऑफ द सेशन मेरा यही है कि डेफिनेटली रेफरेंस बुक्स आप पढ़िए किसी भी सब्जेक्ट के, लेकिन जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है आप उसको स्ट्रांग बनाइए। कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक हमने वही तो पढ़ा है, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वो इतना स्ट्रांग है कि उसको कोई धक्का नहीं लगा सकता है। तो वैसे भी आप अपना खुद का बेसिक स्ट्रक्चर जो है पढ़ाई का, सब्जेक्ट का, वो बहुत अच्छे से बनाइए, अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और फिर से एक नोटिस आपके लिए, अगर आप में से कोई नए स्टूडेंट्स आज जुड़े होंगे और ये वीडियो देख रहे होंगे, तो प्लीज़ वीडियो सेक्शन में जाके मेरे प्रीवियस सेशंस जो थे पॉलिटी के सीरीज़ के, वो आप शुरुआत से देखिए, आपको जो है ये समझ में आ जाएगा। और आगे भी हमारा कल से कंटिन्यूएशन में क्लास 11 का एनसीईआरटी जो शुरू रहेगा, जारी रहेगा। कल हम जो है लेजिस्लेचर का पार्ट हम देखने वाले हैं, और जो हमारा न्यूज़पेपर का सीरीज है इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर हम इस वीक में डिस्कस करने वाले हैं, वो भी एज इट इज शाम को 6:30 को होगा। और हमारा पॉलिटी का लेजिस्लेचर का कल का सेशन कल रात 9 बजे होगा। सो गाइज स्टे ट्यून्ड और अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, और कल हम लाइव क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।